अगर आप मौजूदा क़यादत से या मौजूदा तंजीमों से इत्मीनान नहीं रखते हैं तो फिर ये कि ग्रास रूट लेवल पर नई तंजीमों को, नई क़यादतों को खड़ा करने का काम किया जाना चाहिए। कि हमारा पूरा स्ट्रगल, नरेटिव और लैंग्वेज सिर्फ मुस्लिम सियासत, मुस्लिम मफाद के अतराफ़ नहीं घूमना चाहिए। आप कितने ही मजबूत क्यों ना हो, ये आपके दीन की शान के ख़िलाफ़ है कि आप रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं कासिम सैयद। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के तलबा और नौजवानों की मुनज़्ज़म तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसे उर्फ़ आम में SIO कहा जाता है, उसके नौजवान फ़ाल सदर बिरादर मोहम्मद सलमान अहमद। सलमान अहमद साहब, इस ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। सलमान साहब, SIO के क़याम को 40 साल हो गए हैं। इन 40 सालों के अंदर क्या आपको लगता है कि आपने अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन को क़यादत देने के अलावा इस मुल्क के नौजवानों को और मुल्क को क्या दिया है? जी देखिए, SIO का जो आप तज़किरा कर सकें, बता सकें लोगों को। जी, SIO का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि वो इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना चाहती है। तो हमारे काम का जो असल फ़ोकस था वो ये था कि सलाहियत और सौलहियत के एतबार से बेहतरीन नौजवान तैयार किए जाएँ, जो दुनियावी मामलात में भी महारत रखते हों और दीन का फ़हम भी रखते हों। और मैं समझता हूँ कि SIO की अगर पूरी जर्नी को देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में ऐसे नौजवान और ऐसी क़यादत जो है वो SIO ने तैयार की है। जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात, और वो ये होगी कि इस वक्त हिंदुस्तान में जितनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े तालीमी इदारे हैं, तो शायद ही कुछ इदारे ऐसे हों जिसमें हमारे अफराद नहीं हों, जो एक तरफ इस्लामी फ़िक्र भी रखते हैं और दूसरी तरफ जो है वो अपनी सब्जेक्ट्स की, अपनी फ़ील्ड्स की महारत भी रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रिसर्च स्कॉलर्स की बात करें तो तकरीबन 200 के करीब मौजूदा हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रिसर्च का काम कर रहे हैं। अगर आप लॉ की बात करें तो मौजूदा कैडर में हमारे पास तकरीबन 150 से 200 ऐसे अफराद हैं जो लॉ कर रहे हैं, और जो पास्ट में कर चुके हैं उनकी तादाद अलग। तो मैं समझता हूँ कि किसी समाज की तब्दीली के लिए जो मुख्तलिफ़ अहम फील्ड्स होती हैं, हर फील्ड्स में बड़े पैमाने पर अफराद की तैयारी का काम SIO ने किया है। इसके अलावा दावत दीन का काम हो, मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स को लेने का काम हो, नए नए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने का काम हो, तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज इस मुल्क में तलबा तंजीम की हैसियत से मुसलमानों में, और सिर्फ इस मुल्क में ही नहीं बल्कि इस पूरे एशिया में, अपने नेटवर्क, अपने कैडर बेस और अपने इम्पैक्ट के हवाले से SIO बाय एंड लार्ज इस वक्त सबसे बड़ी तलबा तंजीम मुसलमानों की कंसिडर होती है। तो क्या वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कामयाब है? बज़ाहिर तो नहीं लगता। असल में इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि आप किन पैमानों पर उसको मेजर करते हैं। SIO बुनियादी तौर पर सियासी तंजीम नहीं है, तो चूँकि सियासी तंजीम नहीं है तो उस किस्म की सियासी हलचल में हम अपनी विजिबिलिटी को उस तरीके से दिखाते भी नहीं और ज़रूरी भी नहीं समझते। प्रोग्रामों में सियासी लोग आते हैं, उसमें जय भीम, लाल सलाम के भी नारे लगते हैं, तो आप भी कैसे कह सकते हैं कि हमारे सियासत से या सियासी लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है? जी, तो इसमें 2-3 चीज़ों की वजह। एक तो ये कि मैं नहीं जानता कि किस प्रोग्राम में जय भीम या लाल सलाम के नारे लगे हों। मैंने अपनी ज़िंदगी में 15 साल तंजीमी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रोग्राम जो है वो अटेंड नहीं किया। दूसरी ये बात हो सकती है कि किसी जगह जो है वो इक्का दुक्का कुछ लोगों ने अगर ये नारा बुलंद किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा सियासी लोगों से ताल्लुक़ नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है हम उसमें रास्त तौर पर हिस्सा नहीं लेते हैं, और वो हमारा डोमेन भी नहीं है। हमारा जो बुनियादी डोमेन है वो तज़किया और तरबियत है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, कैंपस है, एजुकेशन है, उससे आगे बढ़कर खिदमत खल्क़ है। और इन तमाम डोमेन्स में हम समझते हैं कि तलबा तंजीम की हैसियत से एक बड़ा काम हम लोगों ने किया है। देखिए, तलबा तंजीम SIO बुनियादी तौर पर दाएँ बाजू की तंजीम है, दाएँ बाजू के ख़िलाफ़ वाली है अगर सियासी इस्तिलाह में बात की जाए। लेकिन माजी करीब से लेकर अब तक ये देखा जा रहा है कि SIO का ताल्लुक़ और रुझान लेफ़्ट वालों से ज़्यादा है, उनसे ताल्लुक़ ज़्यादा है। आपके प्रोग्रामों में भी लेफ़्ट वाले लोग ज़्यादा आते हैं, तो जबकि दीन के ताल्लुक़ से लेफ़्ट का क्या नज़रिया है वो भी आप जानते हैं। इस ताल्लुक़ को, इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? हम असल में वही कह रहे हैं कि ये परसेप्शंस कहाँ से बिल्ट होता है, हम इसको नहीं जानते। प्रोग्रामों में आते हैं, जिग्नेश मवानी आए, प्रोफेसर पूरानंद आए,
इस तरह के बहुत सारे लेफ्ट ख्यालात के लोग आपके प्रोग्रामों में दिखाई देते हैं। देखिए, इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है वो तावन अलल बिर्रि व तक़वा का है कि आप, तो ये बिर्र व तक़वा वाला ताल्लुक़ है ये हाँ, लेफ्ट से। हम ये कह रहे हैं कि आप एक लार्जर कॉज के लिए जो लोग भी आपके साथ आ सकते हैं। हम तो इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म से कहेंगे कि राइट विंग का भी कोई फर्द अगर हमसे इंटरेक्ट करना चाहे, डायलॉग करना चाहे, तो वो भी ओपन है, वो भी आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, पिछले नहीं, 1.5 साल में, एक को बुलाना और एक को आना, दोनों फ़र्क है। नहीं नहीं, वो ये चाहे तो आए। नहीं, हम असल में ये बात आपसे कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में, जब से हम इस वक्त सदर हैं, हमने कभी जो है किसी नेशनल प्रोग्राम में हम नहीं समझते हैं कि किसी लेफ्ट को, ऑफिशियल फिगर को इनवाइट किया है। अब जिग्नेश भिवानी आए होंगे तो आज से वो 4 साल पहले एक प्रोग्राम में आए हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोग जो है वो यहाँ आते जाते रहते हैं। गुफ्तगू तो हर किस्म के ख्यालात के लोगों से हो सकती है। कि वो आए, इसलिए आपके दौर में नहीं आए हैं। नहीं, ऐसी आप कोई ये बात कहना नहीं। चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी बुनियादी तौर पर ये है कि हम सोशल जस्टिस के लिए काम करेंगे। सोशल जस्टिस का हमारा एक आइडिया है। अब अगर राइट विंग उससे एग्री नहीं है तो जाहिर सी बात है वो नहीं आएगा। लेफ्ट के या अम्बेडकर राइट्स के कुछ लोग उससे मुत्तफिक हैं, उसकी बुनियाद पे वो आना चाहते तो आएँ। तो हमारे नज़दीक असल चीज़ ये कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारी वैल्यूज़ पर, हमारी प्रायोरिटीज़ पर, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एग्री हैं तो आइए, नहीं एग्री हैं तो मत आइए। बिलाल सलमान, आप ये बताएं थी कि ये सवाल मैं तकरीबन हर लीडर से पूछता हूँ। इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर नौजवानों में, ख़ासतौर से मुस्लिम नौजवानों में एक मायूसी है, बेचैनी है, गुस्सा है, इश्तियाल है, नाराज़गी है, सरकार से भी है और अपने लीडरों से भी है। वो लीडरों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद वो उसको ना तो डिलीवर कर पा रहे हैं, ना एड्रेस कर पा रहे हैं। इस सूरत में उन नौजवानों के इस्तराब को एड्रेस करने के लिए, उनके इश्तियाल को कोई जायज़ और कानूनी रास्ता देने के लिए एसआईओ क्या कर सकती है या एसआईओ क्या कर रही है? जी, तो देखिए, क्या उनका ये इश्तियाल, गुस्सा, नाराज़गी आपको जायज़ लगती है? जी, इसका जवाब मैं समझता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये एक रियलिटी है कि क़यादत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उसको पूरा करने में बाज़ पहलुओं से नाकाम ठहरी है और शदीद तौर पर नाकाम ठहरी है। और ये बिल्कुल नेचुरल है कि जब एक कम्युनिटी किसी क्राइसिस से गुज़रती है तो उसके नतीजे में गुस्सा भी पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन भी पैदा होता है। तो हम समझते हैं कि एक तरफ तो जो इशू है कि बहुत सी जेन्युइन डिमांड्स हैं कम्युनिटी की, नौजवानों की जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मामला भी है, ये भी हकीकत है कि वो ग्राउंड रियलिटी से रास्त तौर पर कनेक्ट ना होने की वजह से सारी चीज़ें सोशल मीडिया से अख़ज़ करने के नतीजे में अननेचुरल किस्म की एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। और जज्बातियत का नतीजा ये भी होता है कि कॉन्क्रीट काम से ज़्यादा जो है वो ऑप्टिक्स पर जो लोगों की तवज्जो होती है। तो अब लोग ये चाहते हैं कि मसला हल हो या ना हो, लेकिन कुछ धरना प्रदर्शन नज़र आए, कुछ शोर शराबा नज़र आए, ताकि उनको उनके जज्बात को तस्कीन मिले। तो मैं समझता हूँ कि एसआईओ इस सिलसिले में जो काम करती है, चूँकि वो हमारा कोर एरिया ही तलबा और नौजवानों का है, तो हम उनके दरमियान भी सियासी और समाजी हसासियत और उससे आगे बढ़ के उसका फ़हम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि असल में सियासत महज इंतखाबी सियासत नहीं है। एक बुलडोज़र अगर चल रहा है तो वो मसला सिर्फ बुलडोज़र का नहीं है, ना उसके प्रोटेस्ट से उसका हल हो जाना है, बल्कि उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, और हर इशू से डील करने का तरीक़ा अलग होता है। बाज़ इश्यूज़ ऐसे होंगे जिसको आप धरना प्रदर्शन करेंगे, बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप डायलॉग के प्रोसेस के थ्रू ख़त्म करेंगे, एडवोकेसी और लॉबिंग से डील करेंगे, बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप चाहते ना चाहते भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये जो जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कोई भी इशू हो तो आप जो है वो सिर्फ हल्ला गुल्ला चाहते हैं, धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चाहते हैं, ऐसी चीज़ें चाहते हैं जिससे जज्बात की तो तस्कीन हो, उससे हो सकता है कि वक्ती तौर पर इत्मीनान हासिल हो, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। तो मेरी राय इसमें सिलसिले में यही होगी कि नौजवानों को अगर मिली क़यादत से या किसी पर्टिकुलर तंजीम से इत्मीनान नहीं है तो उनको तनक़ीद करने का हक़ है, लेकिन उनको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो ग्राउंड पर भी उतना ही ज़्यादा काम करें। अदरवाइज़ महज तनक़ीदें करने से, महज क्रिटिसाइज़ करने से सिचुएशन बदलनी नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आप मौजूदा क़यादत से या मौजूदा तंजीमों से इत्मीनान नहीं रखते हैं तो फिर ये कि ग्रास रूट लेवल पर नई तंजीमों को, नई क़यादतों को खड़ा करने का काम किया जाना चाहिए। ये काम कौन करेगा? जो लोग डिससेटिस्फाइड हैं वो करें ये काम। बाकी जो लोग ऑलरेडी जो है वो तंजीमों में, जमातों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तहरीकों में काम कर रहे हैं वो तो अपनी जगह कर रहे हैं। हम समझते हैं कि एक जो छोटा सा सर्कल सोशल मीडिया के नतीजे में पैदा हुआ है, जिसने बेसिकली अपने सिलसिले में ये समझ रखा है कि हमारा काम ग्राउंड पे काम करना नहीं है,
हमारा काम ज़मीन पे जाके कोई चीज़ करना नहीं है। हमारा काम बुनियादी तौर पर जमातों पर सवाल खड़े करना, तंजीमों पर सवाल खड़े करना, क़यादतों के सिलसिले में लंबे लंबे फेसबुक के और सोशल मीडिया के पोस्ट लिखना, और उसको वो मिली खिदमत और दीनी खिदमत समझ रहे हैं। उनको इस गलत फहमी से बाहर आना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम काम का एक नया मॉडल सेट करके बताएंगे। मैं समझता हूँ कि ये मिल्लत को आगे ले जाने का ज़रिया, इसमें कोई क़बाहत नहीं है। लेकिन ये कि आप दिन रात जो है वो मिसाल के तौर पर जमाअतुल उलमा को गाली देते रहें, उसकी जगह आप अगर जमाअतुल उलमा के किसी स्टैंड से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो आप उसको तनक़ीद कीजिए, लेकिन आप उसका अल्टरनेट अमली तौर पर करके बताइए। जो चीज़ सही होगी वो बाकी रहेगी, जो चीज़ कमज़ोर होगी वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो शिकायत है वो जायज़ नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शिकायतें बड़ी हद तक जायज़ है, लेकिन हर शिकायत जायज़ नहीं है। और दूसरी बात उससे आगे बढ़ के ये कि आपकी ज़िम्मेदारी महज शिकायत करने की नहीं है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ज़िम्मेदारी ये भी बढ़ जाती है कि आप आगे बढ़ के काम करें। मैं तो क्या आपको ये लगता है, एक परसेप्शन ये भी है कि इस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप का ही मामला नहीं है, हर पार्टी दबाव का शिकार है। किसी को किसी बात का डर है, किसी को किसी बात से डराया जा रहा है। अभी आपके महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे भी यही कहा जा रहा है कि एक दबाव की सियासत है, किसी को ईडी की है, किसी को सीबीआई की है, किसी को किसी का है। तो एक ख्याल ये है कि मुस्लिम लीडरशिप पर भी कहीं ना कहीं इस तरह का एक दबाव है जो महसूस किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है लेकिन महसूस किया जा रहा है। इसी वजह से वो बहुत मोहतात है, बहुत खामोश है, और जिस तरह से उसको सामने आना चाहिए, जो मुतकाज़ी है, जो मतलूब है, वो नहीं हो रहा है। आप एक ईसाइयों के सदर की हैसियत से, आप एक शहरी की हैसियत से, और आप एक नौजवान की हैसियत से क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम समझते हैं कि दबाव है, इसमें तो कोई इनकार नहीं, लेकिन हर तंजीम के हर अमल को बेसिकली दबाव का नतीजा समझा जाए, ये प्रॉब्लमेटिक है। होता ये है कि आप एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब वो तंजीम किसी भी वजह से हो सकता है कि वो नहीं कर रही है, अब आप फ़ौरन उस पर ये कहें कि ये बुनियादी तौर पर दबाव के नतीजे में ऐसा कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं हो सकता। बाकी ये भी जो बात आपने कही कि जो मतलूब है उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, तो ये भी अगेन सिर्फ एक परसेप्शन आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि हम समझते हैं कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एसआईओ के हमारे पास कम से कम 150-200 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस को फेस कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग के केसेस हों, CA NRC के केसेस हों, त्रिपुरा में जो फसादात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई उसके केसेस हों, या दूसरी किस्म की चीज़ें हों। तो अब जाहिर सी बात है कि हम इसका मीडिया में प्रोपेगेंडा थोड़ा नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि हम सियासी फ़ायदों के लिए अननेसेसरी विक्टिम बन के लोगों को वैसे करें कि देखिए हमारे पास यहाँ ये केस है, यहाँ ये केस है। अब जिनकी पॉलिसीज़ होगी, जिनके स्पेसिफ़िक सियासी उस किस्म के मकासद होंगे, वो उसको यूज़ करेंगे। तो होता ये है कि हम समझते हैं कि तंजीमें भी बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत सी तंजीमें दबाव में भी कर रही हैं, लेकिन हमारी बस मुख्तसर राय ये है कि हर किसी के हर अमल को आप एक ही प्रिज्म से देखें, वो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा ये बताइए, आजकल ये अग्निपथ का मसला चला हुआ है जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। ईसाइयों तलबा की तंजीम है, जाहिर है कि उनके पास भी एक फ्यूचर का मसला होता है, प्रोफेशन को इख्तियार करने का मसला होता है। ये अग्निपथ योजना आपकी नज़र में कैसी है, और क्या इसमें मुसलमानों को जाना चाहिए, इस योजना के तहत फ़ौज में जाना चाहिए, या ये मुल्क के लिए एक या फ़ौज के लिए एक नुकसानदेह योजना है? आपका क्या ख्याल है? देखिए, जिस वक्त इस स्कीम को अनाउंस किया गया उसी वक्त हम लोगों ने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि इस स्कीम को वापस लिया जाए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इस बात को समझते हैं कि हिंदुस्तान जो बुनियादी तौर पर नौजवानों का मुल्क है, और नौजवानों के अहम कंसर्न्स में से एक कंसर्न जो है वो बुनियादी तौर पर जॉब सिक्योरिटी का है। आप अगर जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, 4 साल के लिए जॉब दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको जो पे स्केल दे रहे हैं वो भी बहुत कम है। आप ये कह रहे हैं कि 11 लाख आपको मिलेंगे, उसमें से आधे तो उन्हीं लोगों की सैलरी से कट किए गए हैं, और आप 17 साल 18 साल की उम्र में अगर किसी को लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एजुकेशन डिसकंटिन्यू होने का भी मसला है। 4 साल बाद उसके वो बाहर आएगा, तब उसके साथ क्या मामला होगा वो भी क्लैरिटी नहीं है। 2 साल से आप लोगों ने एग्जिस्टिंग भर्तियां रोकी हुई है, एयरफोर्स के रिजल्ट्स आना बाकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में ये जो गवर्नमेंट का अप्रोच है कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या हर अपॉर्चुनिटी को, हर जॉब को बुनियादी तौर पर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करना चाहते हैं, तो ये हर सेक्टर में नुकसानदा है
और मिलिट्री और डिफेंस जैसे सेक्टर में तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी बुनियादी डिमांड तो यही है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। नहीं, आपने ये तो कह दिया, तो एक मुतबादिल क्या होगा इसका फिर? आप रेगुलर भर्तियां कीजिए। आप जो 2 साल से रेगुलर भर्तियां आपने रोके रखी हैं, 2 साल से आपने जो है वो आर्मी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए हैं, रेलवे के, एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं आप उसका रिज़ल्ट नहीं अनाउंस कर रहे हैं, जहां रिज़ल्ट आ गए हैं वहां भी भर्तियों का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो जो रेगुलर भर्तियां हैं आप वो करना शुरू कीजिए। आपको लगता है कि सरकार इस योजना के ज़रिए से एक नौजवानों को, बेरोज़गार नौजवानों को एक धोखा दे रही है? बिल्कुल। असल ये है कि आपने जिस चीज़ का वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियों का, वो नहीं हुई। फिर आपने जो वो स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया के तहत नौकरियों का वादा किया, वो नहीं हुई। आपने जो वो रेगुलर भर्तियों का वादा किया, वो नहीं हुई। 1 रैंक 1 पेंशन की बात आप कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि ना रैंक है ना पेंशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो खुला धोखा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी शख्स अगर फ़ौज में जाएगा तो वो 4 साल की नौकरी के लिए नहीं जाएगा। अगर उसको 4 साल ही नौकरी करना होती तो वो कहीं और कर लेगा। ये तो सिक्योरिटी ही नहीं है ना जॉब की। वो कहते हैं जब 25 साल बाद बाहर आएगा तो वो एक तरीके से बेरोज़गार नौजवान होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे, 10% तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में उनको दिया जाएगा। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने भी ऑफ़र किया है, अडानी वगैरह ने, कि साहब हम अपनी यहाँ इनको नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है, ये भी एक वादों में से एक वादा है, जुमला है? क्या ये मजाक है नौजवानों के साथ या मुल्क के साथ? बिल्कुल खुला मजाक है। देखिए, आप जब ये कह रहे हैं कि फ़ौज में आप 10% अग्निवीर को रिजर्वेशन देंगे, तो आप ये बताइए कि जो बचा हुआ 90% है इसकी भर्ती आपने कर ली है क्या? महिंद्रा ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जो है वो अग्निवीर से जो लोग आएंगे उनको नौकरी देंगे। तो इंडिया की नेवी के जो है वो पूरा साबिक चीफ ने उनसे सवाल किया कि ठीक है आप वो देंगे, बहुत अच्छी बात। उससे पहले ये बताइए कि पिछले 50 सालों में, पिछले 25 सालों में महिंद्रा ने कितने फ़ौज के लोगों को नौकरी दी? तो जो रेगुलर फ़ौज में 20-20, 25-25 साल नौकरी की हैं, आपने उनको अब तक जो है वो जो नौकरियां नहीं दी हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि 4 साल वालों को नौकरियां दे देंगे, तो ये तो मजाक है। क्या मुस्लिम नौजवानों को जाना चाहिए, जैसे कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं? हम समझते हैं कि देखिए, उसूली डिमांड तो हमारी ये है कि ये मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं है, इसको वापस ले लिया जाए। ये मुल्क के लिए भला है, समाज के लिए भला है, नौजवानों के लिए भला है। उसके बाद भी अगर इसको वापस नहीं लिया जाता तो एक शख्स अपनी माशी ज़रूरत, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और दूसरी चीज़ों को जहन में रखते हुए अगर ये समझता है कि ये स्कीम, ये अग्निपथ की स्कीम उसके लिए माशी इस्तेहकाम का ज़रिया बनेगी, उसके लिए जो अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी और देश को कंट्रीब्यूट करने का ज़रिया बनेगी, तो उसको जाना चाहिए। हमारा डिमांड नौजवानों से बिल्कुल नहीं है कि आप जाइए मत जाइए। हमारा डिमांड असलन हुकूमत से है कि ये स्कीम जो है वो फोर्सेस के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसको वापस ले ले। लेकिन फ़ौज ने तो साफ कर दिया कि अब फ़ौज में अब जो भी भर्ती होगी वो अग्निवीर की, अग्निपथ की बुनियाद पर ही होगी। तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है। हम समझते हैं कि इस सिलसिले में 2 स्टेटमेंट्स आए हैं। अगर आप देखें, एक तो जो उनके सेक्रेटरी का स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि सारी भर्तियां जो होंगी वो इसी तरीके से होंगी, और गालिबन उसके बाद अजीत डोभाल साहब का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि सारी भर्तियां जैसी रेगुलर पहले होती थी वैसे ही होंगी। तो अभी तो फ़िलहाल उन्हीं को क्लियर करना ज़रूरी है कि वो अग्निपथ ही के थ्रू करेंगे या अलग करेंगे। 2 गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ ने 2 मुख्तलिफ किस्म के टोटली अपोजिट स्टेटमेंट दिए। एक का कहना है कि सारी भर्तियां अग्निपथ और इसी किस्म के चैनल्स के थ्रू होंगी, और दूसरे का ये कहना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, सारी चीज़ें रेगुलर के हिसाब से चलती रहेंगी, बस ये एक इजाफी चीज़ है। आखिरी सवाल, कभी बिल्डोज़र का जिक्र हुआ था। ये बिल्डोज़र जो है वो एक सिंबल है, और आम ख्याल ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के आइनी, कानूनी जो शहरी हुकूक़ हैं उनको दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनको डराने के लिए ये एक बिल्डोज़र भी एक हथियार है, एक ज़रिया है आपके अंदर ज़िल्लत का एहसास पैदा करने का, आपके हुकूक़ को कुचलने का, और आपको हर मैदान में दीवार से लगाने का। एक है ऐसी जब घेराबंदी हो रही हो और सरकार की तरफ से हो रही हो, और जो इदारे हैं, आइनी इदारे हैं, अदलिया है और दूसरे तमाम इदारे भी दबाव में हैं, इस घेराबंदी को किस तरह से तोड़ा जाए और किस तरह से ये एहसास ख़त्म कराने की कोशिश की जाए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की अमलन कोशिश की जा रही है। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जो कुछ हो रहा है इसका एक बहुत अहम पहलू ये है कि ये एक नफ्सियाती हमला है, नफ्सियाती जंग है, साइकोलॉजिकल असॉल्ट है। और होता है ये है कि ऐसे हालात में 2 किस्म के रिएक्शंस पैदा होते हैं।
या तो ये कि लोग बिल्कुल शिद्दत पसंदी, वायलेंस और हिंसा की तरफ चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, या दूसरा ये कि बुज़दिली का शिकार हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इन दोनों से हटकर हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी क़ुव्वत का जो असल सरचश्मा है वो हमारा ईमान है, अल्लाह पर हमारा तवक्ल है। तो एक तरफ तो जो काम सबसे अहम है वो ये है कि अल्लाह पर तवक्ल को, यकीन को, ईमान को, अज़्म और हिम्मत को मजबूत किया जाए। हमारी पूरी तारीख़ इससे भरी हुई है, ये पहली चीज़ है। दूसरा, हमको ये समझना पड़ेगा कि हालात की सख्ती के बावजूद भी इस मुल्क में भी, इस समाज में भी बहुत इम्कानात मौजूद हैं, पोटेंशियल मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। मैं इस बात को कभी भी नहीं मानता कि हम मसाइल की दुनिया में जी रहे हैं। मसाइल मौजूद हैं, लेकिन असलन हम वसाइल की दुनिया में जी रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और इम्कानात की दुनिया में जी रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है इन्ना माल उसरी युसरा, कि तंगी के साथ फराकी भी है, मुश्किल के साथ आसानी है। तो दूसरा काम मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में, समाज में जो इम्कानात मौजूद हैं उनको भी देखना पड़ेगा और अपनी एनर्जीज़ को सिर्फ मसाइल पर मरकूज़ करने के बजाय मसाइल को एड्रेस करते हुए वसाइल और अपॉर्चुनिटीज़ पर मरकूज़ करना होगा। तीसरा ये कि हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करना होगा। अब ये डिस्कशन सोशल मीडिया में बहुत आसानी से हो जाता है कि अदालतों से क्या होना है, पुलिस ऐसी है, ये मीडिया ऐसा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप सबको कैंसिल करना शुरू कर दें, तो कंडेम करना शुरू कर दें, तो आपके पास आगे का रास्ता क्या है? तो जो गलती है उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन किसी भी डोर को जिसको अल्लाह ताला ने ओपन रखा है खुद से बंद मत कीजिए। फाशिस्ट अगर खुद बंद कर दें तो अलग बात। तो हमारे पास अपने हुकूक को हासिल करने के जितने रास्ते हैं, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता हो, चाहे वो इंतखाबी सियासत का रास्ता हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, एडवोकेसी हो, कोई कितना ही ख़राब क्यों ना हो, हम आगे बढ़ने के लिए जो पॉसिबल रास्ते हैं उसको एक्सप्लोर करें। और उसके चौथी बात हम ये कहेंगे कि ये एक लंबी चीज़ है, ये 1-2 इलेक्शंस में 2-4 साल में होनी नहीं है, लंबी लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपको अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ेगा। एसआईओ ने इस मीक़ात में ख़ास तौर पर फोकस किया है एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कैपेसिटी, कि तालीमी तौर पर आप मजबूत होइए, माशी तौर पर मजबूत होइए। अगर आप एजुकेशनली और इकोनॉमिकली मजबूत होते हैं तो आपका सोशल कैपिटल बढ़ता है, पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता है, और आप उसके ज़रिए से सिचुएशन को तब्दील कर सकते हैं। हमारा पूरा स्ट्रगल, नरेटिव और लैंग्वेज सिर्फ मुस्लिम सियासत, मुस्लिम मफाद के अतराफ़ नहीं घूमना चाहिए। आप कितने ही मजबूत क्यों ना हो, ये आपके दीन की शान के ख़िलाफ़ है कि आप महज अपनी कम्युनिटी की बात करें, कम्युनल लाइंस पर बात करें। हम अगर एक नज़रियाती उम्मत हैं तो हमको एक लार्जर इंसाफ के कॉज के लिए बात करना चाहिए। जहाँ मुस्लिम परसिक्यूशन है तो मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ उसको उठाया जाए, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे स्ट्रगल में जो जुल्म दलितों पर है, जो आदिवासियों पर है, जो गरीबों पर है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और हमको जो हकीकी मायनों में इस मुल्क में खैर उम्मत का रोल प्ले करना चाहिए। अगर ईसाइयों के सदर सलमान को 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो पहले 2 काम कौन से करेगा? ऐसी बातें हम समझते हैं कि इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है वो इंसाफ का है। गवर्नेंस के सिलसिले में जो फंडामेंटल चीज़ है वो इंसाफ है। तो मैं समझता हूँ कि हम बने या नरेंद्र मोदी जी कंटिन्यू करें या कोई भी करे, वो उसके 2 दिन हो या 2 साल हो, सबसे पहली और अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि आप जस्टिस को इंश्योर करें, न्याय को इंश्योर करें। इंसाफ होता है तो ऑटोमेटिकली अमन भी होगा, इंसाफ होता है तो गुर्बत भी ख़त्म होगी, इंसाफ होता है तो फिर जो वो हर किस्म की चीज़ होगी। और अगर आपने इंसाफ को निकाल दिया तो समाज की रूह मर जाती है, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि 2 काम भी नहीं, हम एक ही काम करेंगे, वो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए उस वक्त जो भी ज़रूरी हो उस पर काम किया जाए।